नमस्कार और द क्राइम फ्रीक्वेंसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ऋत्विक। आज हम गोवा में 2008 में हुए एक बहुत ही परेशान करने वाले मामले को देख रहे हैं। ये मामला है 15 साल की ब्रिटिश टीनेजर स्कारलेट कीलिंग की मौत का। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके फैक्ट्स, जो भी विवाद हुए और इसका जो बड़ा असर रहा, उसे समझें। तो शुरू करते हैं। स्कारलेट कौन थी, मतलब क्या कहानी थी उसकी? हाँ, तो जैसा कि इन दस्तावेजों में बताया गया है ऋत्विक, स्कारलेट 15 साल की थी। अपनी माँ फियोना मैक्यून और भाई बहनों के साथ इंडिया घूमने आई थी। अच्छा। और गोवा उनकी ट्रिप का एक तरह से आखिरी हिस्सा था। वो लोग अंजुना में रुके थे। अंजुना, हाँ, वो तो काफी फेमस है अपनी पार्टीज के लिए और ड्रग्स वगैरह के लिए भी सुना है। बिल्कुल, मतलब उसकी ये रेपुटेशन तो है ही। तो फिर हुआ क्या? 18 फरवरी 2008 की रात। हाँ, उस रात स्कारलेट एक पार्टी के बाद अंजुना बीच पर थी। फिर वो लौटी नहीं। और अगली सुबह उसकी बॉडी मिली समुद्र तट पर। और शुरू में जो लोकल पुलिस ने कहा वो था कि ये सिंपल डूबने का केस है। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। बस डूबने का केस। हाँ, यहीं से मामला थोड़ा उलझना शुरू हुआ। जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ना, वो मतलब काफी अधूरी सी थी। उसमें कोई जबरदस्ती या रेप जैसी बात का जिक्र ही नहीं था। लेकिन स्कारलेट की माँ ने ये बात नहीं मानी होगी। बिल्कुल नहीं। फियोना मैक्यूइन मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने काफी जोर डाला, मीडिया में भी बात काफी उछली। तब जाकर दूसरी पोस्टमार्टम हुई। अच्छा, दूसरी पोस्टमार्टम। और उससे क्या निकला? कुछ अलग था? बहुत अलग। चौंकाने वाली चीजें सामने आईं। मतलब शरीर पर 50 से ज्यादा चोटें थीं। 50 से ज्यादा? हाँ, और यौन उत्पीड़न के साफ निशान थे। और सबसे बड़ी बात, उसके सिस्टम में कई तरह के ड्रग्स मिले। LSD, एक्सटेसी, कोकेन और शराब भी। हो माय गॉड, इतनी सारी ड्रग्स! हाँ, तो इसने वो जो दुर्घटनावश डूबने वाली थियरी थी ना, उसको पूरी तरह से पलट दिया। अब शक सीधा सीधा रेप और मर्डर पर चला गया था। तो ये सब सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? प्रेशर तो बहुत बढ़ गया होगा पुलिस पर। बहुत ज्यादा। जनता का दबाव, मीडिया का दबाव। तो आखिरकार ये केस CBI को सौंप दिया गया। CBI को? ठीक है। हाँ। और CBI ने 2 लोकल लोगों को गिरफ्तार किया। एक था सैमसन डिसूजा, वो एक बारटेंडर था, और दूसरा प्लासिडो कार्वाल्हो, जिस पर ड्रग्स बेचने का शक था। और इन पर चार्जेस क्या लगाए गए? चार्जेस ये थे कि इन्होंने स्कारलेट को ड्रग्स दिए, उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर उसे लगभग बेहोशी की हालत में मरने के लिए छोड़ दिया, जिससे शायद वो पानी में डूब गई। लेकिन न्याय मिलने में तो शायद काफी टाइम लग गया। हाँ, बहुत लंबा टाइम, 8 साल लग गए। 2016 में जाकर गोवा की एक निचली अदालत का फैसला आया। और क्या फैसला था? फैसला ये था कि सबूत काफी नहीं है और कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। बरी कर दिया 8 साल के बाद? इससे तो काफी गुस्सा और निराशा फैली होगी। बहुत ज्यादा, खासकर फियोना मैक्यून के लिए और बाकी लोगों के लिए भी जो इस केस को फॉलो कर रहे थे। लगा कि शायद इंसाफ होगा ही नहीं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। नहीं, अपील हुई, मामला बॉम्बे हाई कोर्ट गया और फिर 2021 में, यानी करीब 13 साल बाद घटना के। 13 साल? हाँ, हाई कोर्ट ने फैसला बदला। सैमसन डिसूजा को दोषी पाया गया। नॉन इंटेंशनल मर्डर, मतलब गैर इरादतन हत्या, यौन उत्पीड़न और सबूत मिटाने के लिए। और सजा क्या हुई? 10 साल जेल की सजा हुई सैमसन डिसूजा को। लेकिन जो दूसरा आरोपी था प्लासिडो कार्वाल्हो, वो फिर से बरी हो गया। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। तो एक लंबी लड़ाई के बाद एक आरोपी को सजा मिली। ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। इन दस्तावेजों से गोवा के बारे में या टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में क्या पता चलता है? ये केस ना गोवा टूरिज्म की एक बहुत डार्क साइड को सामने लाता है। वो पहलू जिस पर शायद ज्यादा बात नहीं होती। जैसे ड्रग्स का खुला खेल, नाबालिगों तक शराब और ड्रग्स की पहुंच, टूरिस्ट का खासकर अकेली लड़कियों का शोषण। और इसने ये सवाल भी खड़े किए कि क्या शुरू में लोकल अथॉरिटीज ने मामले को दबाने की कोशिश की? हाँ, ये आरोप तो लगे थे। और इसका असर सिर्फ गोवा पर ही नहीं पड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे ये साफ हुआ कि जो पार्टी डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ विदेशी टूरिस्ट, खासकर अकेली महिलाएं, कितनी वल्नरेबल हो सकती हैं। सही बात है। और भारत के लीगल सिस्टम पर भी सवाल उठे। जस्टिस मिलने में इतनी देरी, 8 साल, फिर 13 साल, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पर चिंता बढ़ी। कुछ देशों ने तो ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी थी उस वक्त।
और इंडिया में भी पेरेंट्स सोचने लगे अपने बच्चों की सेफ्टी के बारे में, खासकर जब वो अकेले ट्रैवल कर रहे हों। तो मतलब एक लड़की की दुखद मौत ने पूरी व्यवस्था की कई खामियों को आईना दिखा दिया। हाँ, बिल्कुल। बाद में गोवा एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कदम उठाए भी, जैसे गैर कानूनी बीच पार्टीज पर रोक लगाने की कोशिश हुई, ड्रग्स नेटवर्क पर सख्ती हुई, देर रात तक चलने वाले शैक्स पर भी कुछ लगाम कसी गई। लेकिन एक बुनियादी सवाल ये मामला छोड़ जाता है, जो इन स्रोतों से भी उभरता है, कि टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाली जगह वो कैसे बैलेंस बनाए। एक तरफ टूरिस्ट्स को खींचना है, दूसरी तरफ उनकी सेफ्टी को भी देखनी है, खासकर तब जब टूरिज्म के साथ ऐसे डार्क पहलू भी जुड़े हों। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये संतुलन बनाना शायद सबसे मुश्किल काम है। तो ये थी स्कारलेट कीलिंग की दुखद कहानी और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका विश्लेषण। अगर आपको ये कहानी और हमारा विश्लेषण पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल द क्राइम फ्रीक्वेंसी को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम ऐसे ही मामलों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।